हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टरों के चैप्टर वाइज करा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके देखना। इनमें से आपको इसी सिमिलर कंसेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हो सकता है ये सेम क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाए। अब शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपके काफ़ी काम आएगी। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। CCL चैप्टर लिखोगे तो भी आ जाएगी पहले नंबर पे। इस वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्टों के, उसके अलावा जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, सिलेबस, मार्किंग स्कीम और बुक्स के सॉल्यूशन सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट पर विजिट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा काम आएगी आपके। अब देखते हैं कि जो 9th का मैथ है, इसका पहला चैप्टर आपका संख्या पद्धति। इसमें क्वेश्चन जो हैं बहुत आसान आते हैं, सिंपल कंसेप्ट आपको सॉल्व करके जाने हैं बस। 0.47 इसको जो है P/Q के रूप में यहाँ पे लिख के दिखाना आपको, एक एक नंबर का ये फिल इन द ब्लैंक वगैरह। और इस टाइप का जो है MCQ में भी देखे जाते हैं, तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन को कर लेना। मतलब आपको समझना है बेसिकली कैसे करना है उसको सोल्व, बस बाकी तो आप जो है वैल्यूज़ बदलती रहती है इनकी मैथ में, और ज़्यादातर टाइम जो है सेम वैल्यूज़ भी देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/7 + 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज बदली हुई हैं। 5/√3 - √5। तो इसका जो है हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ पर जो है 1/√5 + √2 के हल का परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा, सेम ही चीज़ें हमें बतानी है। सब में सेम प्रोसेस रहेगा, बस वैल्यूज यहाँ पे बदली जा रही हैं। अगला देखते हैं 3 + √3 और 2 + √2, इनका जो है गुणा करनी है और मान बताना है क्या मान आएगा। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, सही या गलत आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे इसको सोल्व करना है। 3 + √3 और 3 - √3, a + b a - b याद है ना, तो उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। सरल कीजिए, इसको सोल्व करना है। 2 की पावर है 2/3 और 2 की गुणा में है, ये बीच में मल्टीप्लाई है, डॉट लगा के डिनोट किया गया है। 2 की पावर है 1/5, इनको सोल्व करना है आपको। यहाँ पे भी सेम है, ये जो है 0.3333 यानी कि मतलब कहना चाह रहे हैं 0.3 बार है, ठीक है। इसको P/Q में आपको लिखना है और जहाँ पर क्या हो 0 नहीं होना चाहिए। 0.999 यानी कि 0.9 बार भी कह सकते हो तुम इसको। तो इसको जो है P/Q के रूप में लिखना है। 0.6 बार को P/Q के फॉर्म में लिखना है। अब ये जो है आपको आना चाहिए, सिंपल है ये, इतना हार्ड जो है कंसेप्ट नहीं है, तो इसको सीख के जाना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बहुपद। बहुपद वाले क्वेश्चंस भी आसान होते हैं, बस आपको क्या करना है, एक तो a + b का जो है क्यूब वाले फॉर्मूले थोड़े याद होने चाहिए, a - b की क्यूब, ठीक है। और उसके बाद में a + b या a - b का स्क्वायर वाले, ये वाले जो है आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे फार्मूले में, और हेल्प हो जाएगी आपको इजी सोल्व करने में जब आपको गुणनखंड करने होंगे। नहीं तो आप सिंपल कंसेप्ट लगा के भी आप इनको सोल्व कर सकते हो, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। द्विघात बहुपद 6x² + 5x - 6 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड कीजिए 27x की घन और y प्लस में y की घन और z की घन -9xyz। तो इसमें जो है आपको समझ में आ रहा होगा देखने से कि क्यूब वाला जो फॉर्मूला है कोई लगेगा माइनस या प्लस में से, ये भी उसी कंसेप्ट पे है, यानी कि a की घन है यहाँ पे और -b की घन है, ऐसा कुछ है ये। इसको रिजोल्व करना है बस आपको। अब आपको समझना पड़ेगा कि इस कार्य को घन जो है ना आपको याद भी होनी चाहिए नंबरों की। कहाँ तक याद करनी है, 10 तक तो कम से कम याद करके जाना, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, 10 तक याद करके जाना। और स्क्वायर अगर कर रहे हो तो 15 तक कर लेना, इससे आगे नहीं पूछते हैं, रेयरली ही देखा जाता है। 10 तक की सफिशिएंट रहती है और उतने के आसपास में ही आ जाता है। गुणनखंड हमको करने हैं x² / 100 माइनस में y का स्क्वायर। गुणनखंड करने हैं यहाँ पे भी, यहाँ a की क्यूब वाला है, क्यूब वाला लगेगा कोई फॉर्मूला, ठीक है। सीधे गुणा किए बिना 103 और 107 की गुणा करनी है, यानी कि 100 + 3 105 से भी हम कर सकते हैं। 105 प्लस में 2, एक तो ये हो जाएगा यानी 107, 105 माइनस में 2, ऐसे करके सोल्व कर सकते हो। या फिर दूसरा भी मेथड लगा सकते हो, 100 + 3 100 + 7 करके गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे जो है इसको सोल्व आउट करना है इस इक्वेशन को। यहाँ पे भी गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने का कंसेप्ट समझ के जाना कैसे करते हैं, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी सर्वसामिका का प्रयोग करके इसका जो है मान ज्ञात करना है, यानी कि सीधे गुणनखंड नहीं करने हैं। जैसे यहाँ पे करना बोला था ना, सीधे गुणा किए बिना, और यहाँ पे वैसा ही है, बट यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस यूज करना
करना है। इक्वेशन आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी कि सर्वसामयिका का प्रयोग करिए, कह लो सीधी गुणा नहीं करनी बस, और क्या। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी कि इनकी सीधी गुणा करके घन नहीं निकालना, दूसरे तरीके से इनको जो है सोल्व करना है। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 102 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, यानी कि 100 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। के का मान ज्ञात करना है जब जो है x - 1 बहुपद x² + x + k का एक गुणनखंड हो, तो हमें हमें बताना है यहाँ पे x का k का मान क्या रहेगा। तो px दे रखा है 3x + 1 का शून्यक है। देखो शून्यक निकालना सबसे आसान है और क्वेश्चन भी देखे जाते हैं कई सारे। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जहाँ px लिखा हुआ है वहाँ पे 0 लिख लो। ठीक है, 0 = 3x और प्लस में 1। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी होती है इसको सोल्व करके। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस ले आओ इसको, 1 को, माइनस का 1 और अपॉन में 3 बटे में आ जाएगा ना, -1/3। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना रहेगा। ये -1/3 है और शून्यक वाले पूछे जाते हैं, तो मैंने इसलिए समझा दिया, आसान भी है ये। एक एक नंबर में आते हैं फिल इन द ब्लैंक वगैरह। 2 - x² + x³ में x² का गुणांक क्या है वो हमको बताना है। x² का -1 है हमारा यहाँ पे, क्योंकि देखो इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना, इसमें इसके आगे जो डिजिट है वो बताना है कौन सा प्लस माइनस जिसमें भी है। तो -1 है, -1 है। 64 m³ और ये n 343 n³ के गुणनखंड होंगे। यहाँ पे m होना चाहिए था, आई थिंक सो। तो इसके गुणनखंड कैलकुलेट करने हैं। x + 4 और x + 10 की गुणनफल क्या होगा, गुणा करके सोल्व करना है। x माइनस में 2/3y पूरे की घात जो है -3 दे रखी है, इसको प्रसारित रूप में लिखिए, एक्सपेंड करना है इसको हमको। अगला चैप्टर देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आपको जो है डायग्राम बनाना इसमें आना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपको बस क्या करना है, ये वाला कंसेप्ट याद रखना, x इधर होता है, y इधर होता है। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव है y, नीचे आओगे तो नेगेटिव है y। ठीक है, उधर की साइड जाओगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, इधर की साइड आओगे नेगेटिव। जब ये लिखे होते हैं ये पॉइंट, पहला पॉइंट होता है x का, दूसरा होता है y का। ठीक है, उसके हिसाब से बस बिंदु लगाने और मिलाने हैं बस। फिर वो जैसे यहाँ पे जो है बिंदु दे रखे 2 -2 और 4, 3 और -1, ये जो है बिंदु स्थित है चतुर्थांश में, और कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। यानी कि एक डायग्राम बनाना है आपको, उसमें जो है यहाँ पे -2 किधर होगा, -2 इधर की साइड आएगा, 4 पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा। यहाँ पे एक बिंदु मिल गया हमको जिसकी वैल्यू है -2, 4, ऐसे करके जो है अलग अलग के निकालनी है। 3 और 1, 3 पॉजिटिव में है, 1 माइनस में है, तो यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है, तो 3 और -1, तो ऐसे करके जो है इनके सारे पॉइंट मार्क आउट करके सोल्व करना है इसको। ठीक है, ये सेम ऊपर जैसे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही है यहाँ पे, बस इन्होंने टेबल बना के दे दिया हमको ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और हम सोल्व ना कर पाएं। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, x और y की वैल्यू दे रखी है इन्होंने साथ में, तो सोल्व करना है। कार्तिकेय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताना है हमको। बिंदु 5 और -7 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। अगर आप डायग्राम देखते हो, बनाना हो बना लेना, वैसे बना के दिखाना नहीं है इसमें। जब हमसे पूछे कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो हमको पता है x जो है 5 है, पॉजिटिव इधर की साइड आएगा, 7 माइनस का नीचे, तो कौन सा आएगा, ये 4th वाला आएगा, चौथे नंबर के चतुर्थांश में है। बिंदु दे रखे हैं 0, 0, यानी कि मिड पॉइंट में, जहां x और y अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्या नाम रख रखा हमने उसका। बिंदु दे रखा है 6 और 4 का भुज और कोटि क्या है वो बतानी है हमको। उसके बाद में देखते हैं अगला डायग्राम। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो है बिंदु डी के भुज बताने हैं, यानी कि ये पॉइंट बताने हैं डी के। जैसे यहाँ पे देख, मतलब इसमें जो है ना डायग्राम दे ही रखा है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आसान होता है ये। जैसे कि बी के निर्देशांक बताने हैं, बी में क्या है, -5 है और उसके बाद में ऊपर से 2 है। ठीक है, तो ये आपके बी के निर्देशांक हो गए। ऐसे डी के पूछे, एफ, ई, जेड के, किसी के पूछते रहे। जैसे इन्होंने बोला -3 और 5, -3 ये रहा और 5 ये रहा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टाइप हुआ, आई थिंक यहाँ पे -5 आना था, तो -3 और -5 को जो है पहचानना था हमको। तो ये पॉइंट रहेगा हमारा ई, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं 5 कहीं भी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें अगला क्वेश्चन जो है हमारा सिमिलर कंसेप्ट है, डायग्राम बदल सकते हैं, कहीं भी पॉइंट मार्क आउट कर सकते हैं। ये आपको समझते हुए इनको करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। समीकरण दे रखा है 2x + y = 7 है, इसके 4 हल निकालने हैं।
एक आयताकार होल में फर्श का परिमाप दे रखा है 250 मीटर। यदि 12 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों चादरों पर पेंट करवाने का खर्चा 18,000 रुपये है तो होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये शायद गलत चैप्टर से आया, ये आपका ऊंचाई वो था ना 10वां 12वां कौन सा चैप्टर है ये, घनाभ वाला, वो उस टाइप से वो चैप्टर, उसमें है ये क्वेश्चन। ये गलत आ गया शायद यहाँ पे। समीकरण जो है 2x + 1 बराबर x + 3 का हल, इसको सोल्व करना है हमको। मतलब आसान है ये तो, x की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है। निकालने को कुछ भी आसान है ये, देखो मैं दिखा देता हूँ। ऐसी टाइप की आएंगे, आपका हार्ड नहीं होता मैथ, बस आपको सोल्व करना आना चाहिए। प्रोसेस को लगा दो और अपने आप सोल्व होता जाएगा। आपको x को इधर ले आना है, माइनस का x हो जाएगा, 3 इधर है, 1 को उधर ले जाओ, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा, सॉरी यहाँ पे 1 था, 1 गया था ना उधर, तो 3 में से 1 गया, 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आंसर सिंपल, इस तरीके से सोल्व करना है बस। ये समीकरण दे रखा है 2x + 1 बराबर x - 3, इसको हल करना है और संख्या रेखा पर और कार्तीय तल पर निरूपित भी करना है। सेम इक्वेशन यहाँ पे भी है, इसको भी सोल्व करना है और वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। इसमें तो 4 आ जाएगी वैल्यू आपकी। समीकरण दे रखा है, इसको 4 अलग अलग तरीके से हल जो है इसके ज्ञात करने हैं। p का मान ज्ञात कीजिए। जब x दे रखा है, y दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर लो। देखो 2 दूनी 4 और प्लस में 3 और y की 1 है, तो 3 7 हो जाएगी p का मान। एक नंबर का क्वेश्चन है ये मत सोचना बड़े क्वेश्चन है सोल्व करके दिखाने। एक रेखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि समीकरण के दोनों पक्षों में समान जोड़ी या घटाई जाती है। तो क्या ये बात सही है गलत है? तो ये सही है, सत्य है ये स्टेटमेंट। अगला चैप्टर देखते हैं, यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय। इस चैप्टर को चाहो तो कर लेना, नहीं मन करे तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ आता नहीं है इस चैप्टर से। ना इसमें से MCQ आते हैं, ना इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। बट अब की बात जैसे बोल रहे हैं कि केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है कि दे दे उस टाइप के क्वेश्चन को इस चैप्टर से, वो बाकी आपकी मर्जी है। यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा क्या है? यूक्लिड की पहली अभिधारणा लिखिए, वो चीज़ें पढ़नी है बस इसमें। एक बिंदु में एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये पहली धारणा है। अगले चैप्टर पे आते हैं जो कि सही है हमारा काम का, रेखाएं और कोण। उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा देनी है हमको। यहाँ पे डेफिनेशन आती है इस चैप्टर से। अजीब लग रहा होगा कि मैथ में भी डेफिनेशन याद करके जानी पड़ती है, इस चैप्टर से आती है। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, रेखाखंड क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है, 2 उदाहरण भी देने हैं संपूर्ण कोण के। यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये 3 लाइनें दे रखी हैं, ये तीनों पैरेलल है, और उसके बाद में जो है इनका अनुपात दे रखा है y और z का 3:7। तो हमको x का मान कैलकुलेट करना है कि x की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी। वैसे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, कुछ हो ना हो फिर भी समझ सकते हो। देखो 3:7 यूज करना हो तो कर लेना, अलग अलग मेथड्स रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली भी आप इनको सोल्व कर सकते हो, इधर का ये एंगल है इसमें घटा दो जोड़ दो, इस तरीके से भी आप इनको सोल्व कर सकते हो। हाँ ये हेल्प करेंगे थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है, बट प्रोसेस आपको आना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको दे रखे 3 लाइनें, हमको जो है x, y और z तीनों के मान बताने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, डायग्राम देखो, डायग्राम से ही समझना है सारी चीज़ें। डायग्राम जब देते हैं पेपर में इजीली समझ आती हैं सारी चीज़ें। अब ये कोण है 90 डिग्री का, ठीक है, हमको x, y और z तीनों का मान निकालना है। तीनों लाइनें इन्होंने बोला है कि पैरेलल है, ठीक है, तीनों लाइनें पैरेलल है, यानी ये वाला कोण भी 90 का है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है। अब ये 90 का है तो 90 में से 55 घटा दो, ठीक है, 90 में से 55 घटा दो तो कितना बच जाएगा आपका, जो भी वैल्यू आएगी उसको, वो हो गई z की वैल्यू, ठीक है, z निकल गया आपका। अब देखो आगे प्रोसेस को मैं समझा रहा हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। z का मान निकल गया आपका, जो भी आएगा 20, 25, 35 जितना भी निकलेगा, 90 से 55 घटाने के बाद 60 और 30 90 35 आएगा, ठीक है, 35 डिग्री आ गया आपका मान। और अब 35 डिग्री में यहाँ पे भी पता है 90 डिग्री है, z का पता है 35 डिग्री है, तो ये वाला यहाँ पे एक जंक्शन जो एंगल मान सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक त्रिकोण में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में के लिए अब आपको क्या करना है, 35 ये पता है, 90 वो है, 125 हो गया, 180 में से घटा दो तो ये आपका जो है यहाँ वाला कोण आ जाएगा, ठीक है, 30, 50, 55 आ गया ये, तो ये वाला कोण 55 आ गया। तो इस वाले केस में 55 और ये वाला कितना होगा फिर 180 में से घटाना है, क्योंकि ये फ्लैट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से घटा देना आपको इसको। 180 में से कितना था हमारा, ये 55 था ना आई थिंक, हाँ,
तो ये घटा देना है। वैसे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं, मैं सीधा बता रहा हूँ। सीधा अगर आपको सोल्व करना तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी y की आ जाएगी। सेम ऐसे ही अब आपको देखो यहाँ पे y निकल गया, z का एंगल आपको ऑलरेडी पता है कि 35 था, ये 90 है ही, ये वाला निकालो, उसके बाद में ये निकाल लो। इस तरीके से निकाल सकते हो। रूल्स प्रॉपर्टीज याद हैं तो वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से भी सोल्व करना चाहो आप, बट आंसर सोल्व हो जाना चाहिए, बस मुद्दा ये है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में यदि हमको यहाँ पे कोण दे रखे हैं, कुल मिला के मैं डायग्राम से ही समझ आ जाएगा, इसको पढ़ लेना स्टेटमेंट को। कोण दे रखा है, एक है 28 डिग्री का, एक है 65 डिग्री का। एक्स और वाई के मान बताने हैं। ये 65 डिग्री का कोण है, ये 28 डिग्री का कोण है। एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपको बस ये चीज़ें पढ़नी है कि जैसे पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है ये पी एस के ऊपर, तो ये कोण जो है हमें 90 डिग्री का ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके अलावा पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, ये चीज़ ध्यान रखने की है। पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, यानी कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन ऊपर वाली, ये लाइन और एस आर ये वाली जो लाइन है, ये एक सीध में है। जो मतलब अगर एंगल बनाएंगे तो ये वाला तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा, ये वाला कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद में जो है ये 28 है, ये वाला एंगल निकाल लोगे आप आराम से, मतलब इसको घटा के 180 में से 65 घटा दो तो ये एंगल आ जाएगा, जो भी आएगा आपका यहाँ इधर का 28 है, ये वाला पता लग जाएगा। उसके बाद ये पता लग गया तो ये पता लग जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पता लग गया, दो एंगल यहाँ पता लग गया, एक्स की वैल्यू फिर निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, मन में सोचना है कि प्लानिंग कैसे करनी है आंसर निकालने की। ये वाला क्वेश्चन कई बार देखा जा चुका है। ए सी जो है बी डी के बराबर है, तो हमें जो है साबित करना है, सिद्ध करना है कि ए बी जो है सी डी के बराबर है। यानी कि इन्होंने ये बोला है ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन जो है और ये लाइन जो है ये बराबर है, तो हमें साबित करना है ये और ये बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सात रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, शांत रेखा को सत्य है या असत्य वो बताना है। अगला चैप्टर देखते हैं त्रिभुज वाला। त्रिभुज में आपको जो है क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला जरूर रट के जाना। उसके अलावा कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर से। सिद्ध कीजिए कि एक समद्वि बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, या फिर ये कह लो ये वाला शायद सेम ही रहेगा दोनों में सॉल्यूशन दिखाने वाला। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। बीसी दे रखी 8 सेंटीमीटर, कोण दे रखा है 45 का। एबी और एसी जो है घटा दे एबी में से एसी, तो वो है 3.5 सेंटीमीटर की। तो अब रचना करके दिखानी है आपको इसकी। यहाँ पे जो है एबीसी एक त्रिभुज दे रखा है जिसका कोण सी समकोण है। समकोण समझते हो, 90 डिग्री वाला कोण। कर्ण जो है ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समानांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें दर्शाना है कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। जब भी देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम जो है पेंसिल से बनेगा, पेन से नहीं बनेगा। कहीं तुम पेन और फूटा लोर लग जाओ तो टीचर कई बार नंबर नहीं देते। पेंसिल से बना के आना, इसको डायग्राम को बनाना है, नहीं बनाओगे तो भी नंबर काट लेता है टीचर, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ऐसे टाइप के, और इनमें जो है इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना होता है। अब डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे सिंपल प्रोसेस ये है, जो क्वेश्चन में बोले जाए पॉइंट लिखते जाओ, डायग्राम खींचते जाओ। बस वो जैसे जैसे बोलते जा रहे, जहां से वहीं से लाइनें खींच दो और आपका जो है डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। एक त्रिभुज की रचना करनी है जहां पे BC दे रखी है, कोण B दे रखा है और AB। सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़ा था, एंगल बदल दिए गए हैं बस। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D पर एक बिंदु है। AD और AC दर्शाइए कि ये जो है AB AD से बड़ी है। डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, डायग्राम से समझ आ जाएगा आपको। एक समकोण दे रखा है यहाँ पे जो है त्रिभुज है जिसमें A 90 डिग्री का है, AB और AC बराबर हैं, और कोण B और कोण C का मान हमको ज्ञात करना है कि क्या रहेगा। जबकि इन्होंने ये बोल दिया है कि AB और AC बराबर हैं, तो उस केस में दोनों जो वैल्यूज आएंगी, कोण जो दोनों आएंगे वो बराबर होंगे। वैसे पता लग गया है कितना होगा, 45 डिग्री का एक कोण होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज PQR जो है सिमिलर है त्रिभुज CBA, तो बताना है कि QR किसके बराबर है। ये सारी चीज़ें हमको हाईलाइट करनी है। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से निर्मित त्रिभुज खालिस्तान होता है। कौन सा त्रिभुज बनता है? दर्शाइए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये हम पहले भी दर्शा के आ चुके, तीसरी बार देखने को मिल रहा है। थोड़ा घुमा देते हैं क्वेश्चंस को। ये बस किसी त्रिभुज की रचना के लिए उसमें कम से कम खालिस्तान भाग दिए होने चाहिए। कितने भाग चाहिए हमको? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा चतुर्भुज वाला।
सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है एक्चुअल में। दर्शाइए दिखाइए कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें हमको दे रखे हैं ये, और साथ में डायग्राम दे ही रखा है, दिख ही रहा होगा आपको, है ना। तो इसमें डायग्राम की मदद से अब इसको सोल्व करना है। एक तो SR जो है पैरेलल है AC के, और SR जो है हाफ AC है। तो ये साबित करना है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें प्रूव करनी है, ये चीज़ें प्रूव करके दिखानी है हमको। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समानांतर हो तो सिद्ध करना है कि शेष दोनों भुजाएं भी बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर है, वो दोनों चीज़ें दिखानी है। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के, सम्मुख होते सामने वाली भुजा, तो के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे जो है डायग्राम से आपको समझ आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ACD का मान बताना है, कोण AC और D का, यानी कि इस वाले कोण का मान आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक आयत के विकर्ण खाली स्थान होते हैं, कितने होते हैं बताना है। अगला चैप्टर देखते हैं, वो है वृत्त। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। आकृति में कोण जो है दे रखा है 69 डिग्री का, एक दे रखा है 31 का। BDC की वैल्यू बतानी है, BDC ये वाला कोण आपको कैलकुलेट करना है। कभी कभी इधर वाला भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर डायग्राम को ध्यान से समझोगे, देखो ये वाला कोण आपको दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है आपको, जो है देखो इसमें ये B में, क्योंकि हमको तो इसका निकालना है ना, इसका पूरा, इसका एक कोण हमको मिला हुआ है, ठीक है। ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण हमें इसका आधा दिया हुआ है, तो ये पूरा निकालना पड़ेगा कैसे भी करके, जुगाड़बाजी करके। और ये भी हमको यहाँ पे, हाँ ये भी पूरा दिया हुआ है, दोनों का कोण दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा पहले वो समझ लो तुम, कहीं तुम अटके ही पड़े रहो। ये कोण है 69 का, ये है 31 का, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 69 प्लस में 31, ठीक है। 9 और 1 10, 0 1 6 3 और 1 10, 100 डिग्री का ये वाला कोण आ गया 80 डिग्री का, समझ गए। अब 3 कोण आपके पास आ चुके हैं। तो इस तरीके से उसके बाद में आपको जो है प्रॉपर्टियां भी लगा सकते हो, या आगे इसको फर्दर इस तरीके से सोल्व करते जाना है। इधर वाला पूछेंगे तो छोटा, कहीं कम नंबर का देंगे क्वेश्चन को, इधर वाला पूछेंगे थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, दिमाग लगाते हुए सोल्व करना पड़ेगा कि ये मेरे को ये एंगल मिल गया, अब ये निकालना है, वो निकालना है, ऐसे करके आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक रोलर का व्यास दे रखा है हमको, व्यास दे रखा है, ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, व्यास को त्रिज्या में टेप देते हैं और गलत करके आ जाते हैं पहले अटेम्प्ट में। तो व्यास को ध्यान से पढ़ना, व्यास और त्रिज्या, व्यास डबल होता है त्रिज्या के, ठीक है। व्यास दे रखा है, इसको पहले आधा करना पड़ेगा आपको। लंबाई दे रखी है और इसको जो है एक मैदान में फेरना है, 500 चक्कर लगवाने हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें एक और चीज ध्यान देने की है, ये जो है सेंटीमीटर में है और ये मीटर में आपको निकालना है। तो पहले इसका जो आंसर आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा जो है रोलर का, तो उसको जो है आपको फिर क्या करना है, मीटर में बदलना है, और उसके बाद इसको जो है एरिया निकलेगा आपका, नहीं तो आधा रास्ते में छोड़ोगे नंबर घटेंगे। एक ही वृत्तखंड के कोण खालिस्तान होते हैं, कितने होते हैं। आकृति दे ही रखी है, ये कोण 100 डिग्री का है, हमको जो है कोण OPR ये वाला कोण हमको निकालना है, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी है, हमको एक पूरा डायग्राम दे रखा है, ये कोण 60 का है, ये कोण 30 का है, ये वाला कोण हमको जो है ये निकालना है, एंगल ADC ये वाला कोण निकाल के दिखाना है कितना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है हमको एक सिंपल क्वेश्चन है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिधि जीवाएं होती हैं, सत्य है कि असत्य है वो बताना है। अगला चैप्टर है हीरोइन का सूत्र, इसमें से कुछ ठीक ठाक ही आते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन थोड़े पढ़ लेना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है और परिमाप 300 मीटर है। अगला चैप्टर देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर से आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, आते ही आते हैं, ये मत सोचना कि किसी और से आएंगे, इसमें से पक्का आएंगे, किसी और से आए ना आए, ठीक है, इसमें से जरूर आते हैं आपके। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु के जो जितने फार्मूले हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, ज़्यादातर टाइम उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमको। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 दे रखी है। शंकु की ऊंचाई दे रखी है और आयतन दे रखा है। आपको दिमाग लगाना है बस कि किस तरीके से सोल्व होगा। आयतन का फॉर्मूले में के सामने आयतन रख दो, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई में फॉर्मूले में h जो दे रखा है वो h की वैल्यू रख दो, बाकी को सोल्व करते जाओ, बाकी चीज़ें अपने आप निकलती जाएंगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे शंकु का आयतन दे रखा है, व्यास जो है दे रखा है आधार का, और अब ऊंचाई ऊंचाई क्षेत्रफल वगैरह निकालने आपको। यहाँ पे भी एक शंकु है जो कि एक तंबू 10 मीटर ऊंचाई दे रखी है, आधार की त्रिज्या भी दे रखी है, फिर अब बाकी चीज़ें निकालनी है आपको।
यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे गोल है लेकिन यहाँ पे वृत्ताकार आ गया, लेकिन ज़्यादातर टाइम शंकु के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसका शंकु का एक भी फार्मूला भूल मत जाना, एग्जाम के टाइम पे याद करके जाना, रट के जाना कति। तो इसका जो है आंतरिक व्यास दे रखा है और 10 मीटर जो है गहराई दे रखी है। इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद में 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का खर्चा भी निकालना है। ठीक है, तो इसको तो बस गुणा करनी है, 40 से हो जाएगा। अर्धगोला का आयतन जिसकी त्रिज्या r है वो खाली स्थान होगा वो बताना है। बेसिकली फॉर्मूला सब पूछ रहे हैं आपसे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते हैं सांख्यिकी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा ये। नीचे दी गई सारणी में 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल दर्शाया गया है। इसमें जो है एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। और कितने लैंप जो है 700 घंटे से अधिक जीवन काल था, तो वो थे 700 से अधिक वाले ये तीन। इन तीनों को जोड़ दो, ये तो ऐसे ही सोल्व हो गया है। इसका आपको डायग्राम सा बना के दिखाना पड़ेगा वो। इसमें भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी के रूप में इसको दिखाना है। ये डाटा दे रखा है 30 बच्चों के ब्लड ग्रुप का। यहाँ पे भी जो है आपको 64 परिवार की मासिक आय है 6400 रुपये, जो अलग अलग जगह पे खर्चा करती है टोटल में। तो आपको जो है दंड आरेख बनाना है और किस मद पर यहाँ पे कुछ मिस्टाइप हुआ शायद, पर सबसे अधिक खर्च किया गया है, यानी कि कौन से सेगमेंट में ज़्यादा खर्चा हुआ है वो पूछा गया है। वर्ग 140-50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन मैथ के, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इनको प्रैक्टिस कर लेना, एक वीडियो से देख के करनी हो वीडियो से कर लेना, या फिर जो है वेबसाइट पे भी लिख रखे हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दी थी, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हमने सारी चीज़ें लिख रखी हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो विजिट कर लिया करो, जिनको नहीं पता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को बाद में पता लगता है, तो विजिट कर लिया करो और अपने दोस्तों को भी बता दिया करो ताकि उनको भी हेल्प रहे और वो भी इसका जो है वेबसाइट का फ़ायदा उठा सके। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी के सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपडेट, बोर्ड की अगले साल जो है बोर्ड की तैयारी वगैरह सब कुछ इसी चैनल पर आपको कराई जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।